वर के चेहरे को देख सहस्त्रा पलकें झपकाते हुए देखने लगे। ये आंखें उसने उस पल देखी थी जब वह गार्डन में उससे उस समय टकरा गई थी, पर उसका उसने चेहरा न देखा था। और ये चेहरा उसने उस बंद लिफ्ट में देखी थी, पर उसका आंख नहीं देख पाई क्योंकि ये आंखें उस वक्त बंद थी। लेकिन अब सहस्त्रा को चेहरा के साथ उसकी आंखें भी दिख रही, जिन आंखों में वह पहली बार में ही खो सी गई थी। सहस्त्रा उन आंखों को देख आज फिर एक बार खोने सी लगी। उसे तो अब ना जगह याद रहा, ना शादी। बस उन शांत से चेहरे में वह पूरी तरह से खोसी गई। सहस्त्रा के करीब जो इस वक्त था यह और कोई नहीं, अव्यान ही था। अव्यान की शांत आंखें भी सहस्त्रा के बेचैन आंखों पर ठहरी रहीं। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में इस कदर डूब गए जैसे दो नदियों का संगम होकर एक हो गई हो। उनका पल जैसे वहीं पर थम गया। अव्यान के दोनों हाथ जहां सहस्त्रा के कमर को पकड़कर रखे हुए हैं, तो वहीं सहस्त्रा के दोनों हाथ अव्यान के सीने पर हैं। एक सेहरे में दोनों का चेहरा छुपा रहा और दोनों छुपाते रह गए। एहसासों से भरे इन पल में दोनों इस कदर खो गए कि उन्हें अब अपनी की गई गुस्ताखी करने का भी पता न चला। रिश्मों की शुरुआत करते पंडित जी दोनों को यूं खड़ा देखकर बोले, अपने फेरों को पूरा कीजिए। इसी आवाज के साथ सहस्त्रा का ध्यान टूटा और वह अपने पलकों को झुकाए अपने चेहरे पर घूंघट लगा लिया। अव्यान ने सहस्त्रा को छोड़ा और उसके आगे चलने लगा। सहस्त्रा इन वचनों में इतनी खो गई कि उसे तो याद ही न रहा कि उसका वर बदल चुका है। जिससे उसकी शादी होनी थी वह मंडप पर न बैठा। फेरे खत्म हुई, दोनों ने अपने स्थान को फिर एक बार ग्रहण किया। पंडित जी ने एक थाल में सिंदूर और मंगलसूत्र बढ़ाते हुए कहा, वधु के मांग में सिंदूर भरिए। अव्यान थाल को कुछ पल तो देखता रहा, फिर थाल को लेकर उसमें से सोने के सिक्के से सिंदूर लिए सहस्त्रा की ओर अपने हाथ बढ़ाता। सहस्त्रा की घूंघट पूरी तो नहीं, मगर दिया ने थोड़ी सी उठाई, जिससे अव्यान के सिवाय किसी को भी सहस्त्रा का चेहरा न दिखा। अव्यान बिना भाव से सहस्त्रा के मांग में सिंदूर लगाने वाला था, पर एकदम से उसे काव्या की बात याद आई। मेरे अयान की दुल्हन तो प्रज्ञा ही बनेंगी, और मैं खुद प्रज्ञा को अपने हाथों से सजाऊंगी। जैसे ही अव्यान के कान में यह बात गूंजी, अव्यान की बाएं हाथ की मुट्ठी भींच गई। अव्यान अपनी आंखें बंद करके सहस्त्रा के मांग को सिंदूर से भर दिया। सहस्त्रा की पलकें बंद हुई। पलकें बंद होते ही उसके सामने अव्यान का चेहरा आया। उसके साथ ही उसे ये भी होश आया कि वह गलत लड़के से शादी कर रही। सहस्त्रा ने अपनी आंखें झट से खोली और जैसे ही वह उठने को हुई, अव्यान ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया। सहस्त्रा अव्यान के छूते ही सहस्त्रा का दिल एकदम से धड़क उठा। सहस्त्रा ने अपने हाथ को देखा, फिर सेहरे पर छिपे अव्यान को। उसी वक्त पंडित जी ने फिर से कहा, वधु के गले में मंगलसूत्र पहनाए। अव्यान ने सहस्त्रा का हाथ छोड़ मंगलसूत्र उठाए और झुककर सहस्त्रा के गले में मंगलसूत्र बांधने लगा। अब तो सहस्त्रा अपने सोच में पूरी तरह से गुम हो गई कि आखिर उसका जो वर बनने वाला था वह कहाँ गया। वह सोचते हुए फिर एक बार अव्यान को देखने लगी। अव्यान मंगलसूत्र पहनाकर पीछे हट गया। पंडित जी ने एक छोटा सा गिलास आगे बढ़ाया जिसमें कच्चा दूध था, और बोले, वर वधु को दूध पिलाए। उसके बाद वधु वर को। ये प्रक्रिया वर और वधु दोनों 3 बार दोहराए। पंडित जी के कहे अनुसार अव्यान ने गिलास को लिया और सहस्त्रा को पिला दिया। सहस्त्रा सवालों से घिरी रहने के बावजूद भी शादी के रस्मों को न रोकते हुए अपना जूठा दूध अव्यान को पिला दिया। अव्यान ने सहस्त्रा की जूठी दूध पीकर खुद भी जूठा किया और सहस्त्रा को अपनी जूठा दूध पिला दिया। ये रस्म 3 बार अपनी प्रक्रिया में चलती रही। ये रस्म पति पत्नी के रिश्ते के बंधन में प्यार को बढ़ावा दिखाने के लिए किया जाता है। रिश्मे रिवाज खत्म होते ही पंडित जी ने कहा, रिश्मे समाप्त हुए। इसी समाप्त रस्मों के साथ आप दोनों पति पत्नी हुए। बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। अव्यान और सहस्त्रा अपनी जगह उठे और बड़ों से आशीर्वाद लेने लगे। किंग से आशीर्वाद लेते वक्त किंग ने अव्यान के कंधे को थपथपाते हुए कहा, हमारी नातिन के एक आंसू तुम्हारी जिंदगी को नरक बना सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। ये बात सहस्त्रा ने भी सुन ली। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे इस बात पर थोड़ा डर सा लग रहा था। वहीं अव्यान का चेहरा एकदम से सर्द हो गया। किंग अपनी जगह से हटे और माइक लेकर सभी को देखते हुए बोले, नया किंग कौन बनेगा ये तो कुछ लोग जान चुके हैं, लेकिन बारी आती है पूरी दुनिया को जानने की आखिर नया किंग कौन है। बोलते ही उसने अव्यान की ओर देखा और कहा, दी चलो, किंग की जगह पर बैठने का वक्त आ गया है। किंग के ही बोलते ही सहस्त्रा की नजर अव्यान पर चली गई। दोनों के ही चेहरे अब तक ढके हुए थे। कुछ वक्त में माफिया से लेकर मीडिया तक सब कोई उस जगह पहुंचे जहां किंग का सिंहासन था। अव्यान को किंग ने पकड़ रखा था, वह उसे बैठने के लिए बोला तो अव्यान किंग के उस जगह को देखने लगा जो हमेशा से ध्रुव चाहता था ध्रुवंश बैठे। अव्यान ने आंखें बंद की और चेयर पर बैठ गया। वहीं सहस्त्रा का दिल तो डर से धड़कने लगा। वह मन ही मन अव्यान के लिए प्रार्थना करने लगी,
तभी किंग ने आवाज दी, सहस्त्रा। सहस्त्रा होश में आकर अपने घूंघट के अंदर से ही सामने देखने लगी। फिर अपने कदम उस ओर बढ़ा दिया। सहस्त्रा के चलते कदम किंग के सामने ठहर गए। किंग सहस्त्रा को देखते हुए बोले, नए किंग के चेहरे को तुम पूरी दुनिया के सामने दिखाओगी, सहरा निकालो। सहस्त्रा हैरानी और डर से सबकी ओर देखने लगी, फिर अभियान की ओर देखने लगी। सच बात तो ये था कि अगर किसी को पता चल जाए कि दूल्हा बदल चुका है तो बदनामी तो अभियान की होगी ही, उसके पहले किंग उसे जान से मार देंगे। सहस्त्रा पूरी तरह से फंस चुकी थी, उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर वह क्या करे। पर उसे आगे बढ़ना तो था। सहस्त्रा ने बहुत हिम्मत की और अभियान के सामने खड़ी हो गई। वह ऐसे खड़ी हो गई जिससे किसी को भी उसका चेहरा न दिखे। सहस्त्रा के हाथ धीरे धीरे बढ़ने लगे, उसके हाथ कांप रहे थे। आखिरकार उसका हाथ सेहरे पर पहुंचा और उसने बहुत ही धीरे से सेहरे को खोल दिया। सेहरा खुलते ही सहस्त्रा की नजरें फिर एक बार अव्यान के चेहरे पर जा ठहरी। अव्यान बिना भाव के नीचे की ओर देख रहा था। सहस्त्रा धीरे धीरे अपनी जगह से हटने लगी। सभी झांकते हुए किंग को देखने की कोशिश करने लगे। अव्यान के चेहरे को कोई देख पाता उससे पहले उस कमरे में एकदम से अंधेरा छा गया। अंधेरा होने से सहस्त्रा थोड़ा पीछे होकर चारों तरफ देखने की कोशिश करने लगी। थोड़ा शोर हल्ला भी शुरू हो गया। किंग ने जल्दी से ऑर्डर दिया। कुछ पल यूं ही अंधेरा रहा और एकदम से सारी ओर रोशनी आ गई। रोशनी आते ही सभी मीडिया आगे फोटो खींचने लगे। सहस्त्रा ने डर से आंखें बंद कर ली। किंग मुस्कुराते हुए ऊपर आते हुए बोले, स्वागत करो सब अपने नए किंग का। ये सुनकर सहस्त्रा असमंजस में आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसने मुड़कर पीछे देखा तो हैरान रह गई। इस वक्त चेयर पर ध्रुवंश बैठा हुआ था। किंग के सामने एक सोने का ताज लाया गया। किंग ने ताज उठाया और उसे ध्रुवंश के सिर पर पहना दिया। वही सहस्त्रा वहां हैरानी से खड़ी रही। फिर एक बार चारों ओर शोर होने लगा। मीडिया ने किंग की फोटो ली। एक फोटोग्राफर ने अपना कैमरा सेट करते हुए कहा, सर आप मैम को भी अपनी साथ बैठाइए, हमें उनकी भी फोटो चाहिए। मैम प्लीज आप किंग के ऊपर बैठिए। सहस्त्रा ये सुनकर वहीं खड़ी रही। तभी ध्रुवंश ने सहस्त्रा का हाथ पकड़ा और एकदम से खींच लिया, जिससे सहस्त्रा सीधा ध्रुवंश के गोद में बैठ गई। सहस्त्रा को बहुत अनकंफर्टेबल फील हुआ, पर उसने उठने की कोशिश नहीं की। ध्रुवंश ने सहस्त्रा के चेहरे से घूंघट हटाया और उसके कान के पास झुककर बोला, आई एम सॉरी भाभी। भाभी शब्द सुनते ही सहस्त्रा फ्रीज हो गई। जिसके साथ मेरी शादी हुई वह डी का भाई है, ये सहस्त्रा मन ही मन बोली और ध्रुवंश को देखने लगी जो अब सामने देख रहा था। ध्रुवंश आगे देखते हुए ही बहुत धीरे से बोला, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं सब कुछ आपको समझा दूंगा एंड थैंक यू। आपने ब्रो को देखने के बाद भी उनका पर्दाफाश नहीं किया, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाती। सहस्त्रा बस ध्रुवंश को देखती रही, उसने कोई जवाब न दिया। बहुत देर तक फोटो शूट होती रही। मीडिया ने नए किंग से बहुत सारे सवाल किए और सहस्त्रा से भी सवाल किए। पूरी दुनिया के सामने सहस्त्रा ध्रुवंश की पत्नी बन गई। पर ये तो बस उसे ही पता था कि जिसके साथ उसने शादी रची वो कोई और था। अचानक ही ध्रुवंश ने सहस्त्रा को गोद में उठा लिया और खड़ा होकर बोला, किंग क्या अब मैं अपनी दुल्हन को लेकर जा सकता हूँ? ये देखकर सभी हंसने लगे। तो वही सहस्त्रा ने अनकंफर्टेबल होकर धीरे से कहा, प्लीज हमें नीचे उतारिए। ध्रुवंश सहस्त्रा के बात को इग्नोर करके किंग को जवाब देता हुआ न देखकर बोला, अब ये बिल्कुल मत कहना कि अभी विदाई की रस्म होगी। ये रस्म मैं नहीं करूंगा क्योंकि मैं अपनी दुल्हन की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। बोलते ही ध्रुवंश सहस्त्रा को देखने लगा। वही सहस्त्रा एकटक ध्रुवंश को देखने लगी। ध्रुवंश फिर एक बार सहस्त्रा के कान में धीरे से बोला, आंसू तो बस बहाना है क्योंकि मुझे अब और एक मिनट भी खड़ा नहीं होना है। ये बोलकर ध्रुवंश ने फ्रस्ट्रेट वाला एक्सप्रेशन बना लिया। इस पर सहस्त्रा के होठों पर एकदम से मुस्कुराहट आ गई। दिया हिमांशु के कंधे पर सिर रखे बोली, तो मैंने सही था हिमांशु, मेरी बच्ची इस रिश्ते में बहुत खुश रहेंगी। हिमांशु ने भी सहस्त्रा को देखा, फिर दिया के माथे को चूमकर हाँ में जवाब दिया। किंग ने भी हंसते हुए ध्रुवंश के कंधे पर हाथ रखा और हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुवंश जल्दी से सहस्त्रा को गोद में लेकर आगे बढ़ा। बाहर आकर भी मीडिया ने पीछा नहीं छोड़ा। ध्रुवंश ने सहस्त्रा को कार में बैठाया। कार में बैठते ही सहस्त्रा का हाथ किसी के हाथ के ऊपर चला गया। सहस्त्रा ने पहले अपने हाथ को देखा, फिर सामने बैठे इंसान को। अव्यान बिना भाव के सहस्त्रा और अपने हाथ को देख रहा था। सहस्त्रा ने तुरंत अपनी हाथ हटा ली। ध्रुवंश भी उनके साथ ही बैठ गया। उसके बैठते ही कार चलने लगी। ध्रुवंश ने आवाज करते हुए अपनी शेरवानी के 2 बटन खोलकर अपने सीने पर देखा। आवाज सुनकर अव्यान और सहस्त्रा की नजर उस पर चली गई। ध्रुवंश के सीने में पट्टी बंधी थी। सहस्त्रा को गोद में उठाने की वजह से उसमें प्रेशर पड़ा था, जिसमें से खून बहने लगा था।
सहस्त्रा को जब यह एहसास हुआ तो उसे बहुत गिल्ट महसूस हुई। अगर उसे ये पता होता तो वह कभी ध्रुवंश की बात मान उसकी गोद में न रहती। वहीं ये देखकर अव्यान ने तुरंत रॉनी को इशारा किया। रॉनी ने फर्स्ट एड बॉक्स आगे बढ़ा दी। अव्यान ने फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर ध्रुवंश के चोट से बहते खून को साफ किया। इस दौरान सहस्त्रा की नजरें बार बार अव्यान पर चली जाती। जिस तरह वह ध्रुवंश की फिक्र करते हुए ये कर रहा था, सहस्त्रा उसे देखे बिना ना रह पाई। ध्रुवंश अव्यान को देखते हुए बोले जा रहा था, ब्रो मैं ठीक हूँ। अव्यान ने ध्रुवंश के बातों पर एक भी जवाब न दिया। ध्रुवंश भी बोलते बोलते थक गया और उसने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली। ध्रुवंश आंखें बंद करते ही मन में बोला, आज से तुम्हारी बर्बादी का काउंटडाउन शुरू, स्वीट हार्ट। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी। कार सक्सेना हाउस में आकर रुकी। सहस्त्रा बाहर देखने लगी। ध्रुवंश अपनी कार से बाहर निकला और अव्यान को देखने लगा। अव्यान बिना किसी को देखे वहीं चुपचाप बैठा फोन चलाता रहा। ध्रुवंश उसे न उठता देखकर बोला, ब्रो अंदर जाने का इरादा नहीं है। अव्यान ने कोई जवाब न दिया। सहस्त्रा ने इस बात को नोटिस कर ली कि जब से वह सब कार में बैठे थे अव्यान ने एक बार भी मुंह नहीं खोला। ये बात सहस्त्रा को बहुत अजीब लगी। रॉनी भी कार से न उतरते हुए बोला, हम गोवा जा रहे हैं ध्रुवंश। ध्रुवंश ये सुनकर सोचते हुए बोला, गोवा? लेकिन क्यों, और वो भी इतनी रात को? रॉनी आगे बोलने वाला होता लेकिन तभी अव्यान ने अपनी नजरें उठाए रॉनी को देखा। अव्यान के देखते ही रॉनी समझ कि अव्यान क्या चाहता है। उसने बहाना बनाते हुए कहा, एक डील करनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्रुवंश ने अव्यान और रॉनी का चेहरा देख फिर हाँ में सिर हिला दिया। ध्रुवंश ने दूसरे साइड आकर दरवाजा खोला और अपना हाथ बढ़ा दिया। सहस्त्रा ने पहले ध्रुवंश के हाथ को देखा फिर अव्यान को। अव्यान अब फिर एक बार अपने फोन में बिजी हो गया। सहस्त्रा अब ध्रुवंश को देखने लगी जो उसके हाथ रखने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। सहस्त्रा ने अपनी हाथ उठाए तो उसके चूड़ियों की छनकार से अव्यान के हाथ जो लगातार फोन को स्क्रॉल कर रहे थे वह एकाएक रुक गए। सहस्त्रा अपनी हाथ ध्रुवंश के हाथ पर रखकर थाम ली और कार से उतर गई। सहस्त्रा आगे बढ़ने को हुई तभी उसका दुपट्टा कार में फंस गई। सहस्त्रा ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अव्यान उसी तरह बैठा नजर आया। अव्यान से नजरें हटाकर उसने अपने दुपट्टे को खोला। दुपट्टा खुलते ही कार का दरवाजा बंद हुआ। अव्यान की कार अब आगे बढ़ गई। सहस्त्रा जाते हुए कार को देखती रह गई। विक्रम दोनों को देखते हुए कहा, अब हमें अंदर चलना चाहिए। विक्रम की बात पर हामी भरते हुए ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए कहा, भाभी चलिए अंदर चलते हैं। एक आवाज जो अंदर चलने के लिए कह रहा था वह सुन सहस्त्रा की नजरें ध्रुवंश पर गईं। फिर घर पर जो बिल्कुल भी सजा नहीं था। नई शादी भले हुई हो लेकिन यहाँ का माहौल और नजारा से बिल्कुल भी नहीं दिखा रहा था कि कोई शादी भी हुई है। पर शादी तो हुई थी, अब उसे पूरी जिंदगी इसी घर में बितानी थी। विक्रम आगे हुआ, फिर ध्रुवंश और सहस्त्रा ध्रुवंश के पीछे जाने लगी। दरवाजे के पास पहुंचते ही विनी ने सहस्त्रा को झट से भाभी कहकर गले लगा लिया। सहस्त्रा चौंक कर बस खड़ी रह गई। उसे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्या करे। एक ऐसे घर में उसने प्रवेश किया था जहां के एक भी इंसान को सहस्त्रा नहीं जानती थी। विनी को जब पता चला कि ध्रुवंश शादी कर रहा है तो तुरंत यहां आ गई, लेकिन उसे बाद में पता चला कि ध्रुवंश की जगह अव्यान ने शादी कर ली। ये बात उसके घरवालों तक ही सीमित रही। विनी सहस्त्रा से अलग होकर उसे देखने लगी। सहस्त्रा को देखते ही वह चाहते हुए बोल पड़ी, वाह वंश भाभी तो सच में बहुत प्रीटी है। सहस्त्रा ना चाहते हुए भी एक छोटी सी मुस्कान अपने होठों पर ले आई। अब तक सभी दरवाजे पर ही खड़े थे तभी पीछे से आवाज आई, अब क्या नई दुल्हन को दरवाजे पर ही खड़े रखोगे? अंदर तो कम से कम आने दो। आवाज सुनकर सहस्त्रा सिर उठाकर सामने खड़ी श्रेष्ठा को देखी। श्रेष्ठा को देखते ही सहस्त्रा बहुत गौर से उसके चेहरे को देखने लगी। श्रेष्ठा आगे बढ़ी और विनी को देखते हुए बोली, विनी अपनी भाभी को कमरे में लेकर जाऊं। हम लोग कल सुबह बात करेंगे। विनी खुशी को संभाले जल्दी से सहस्त्रा का हाथ पकड़ ली। विनी अब सहस्त्रा को अव्यान के कमरे की ओर ले जाने लगी। हॉल पर खड़े विक्रम, दर्श, श्रेष्ठा और ध्रुवंश दोनों को जाते हुए देखते रहे। कमरे में पहुंचते ही विनी चारों ओर कमरे को दिखाते हुए बोली, भाभी ये अव्यान भाई का कमरा है और आज से आपका। मैं अव्यान की बड़ी बहन हूँ, आप मुझे नाम से बुला सकती हैं विनी या फिर दी भी बुला सकती हैं। सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाए चारों तरफ देखने लगी। अव्यान के कमरे का थीम ब्लैक और ग्रे था और बहुत सिंपल भी था। सारे सामान परफेक्ट जगह पर रखे हुए थे। दीवार पर आदित्य और काव्या की प्यारी सी तस्वीर थी और उसके सिवाय सारी फोटो गायब थी जो विनी को भी परेशान करने लगी। पर इस बात पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सहस्त्रा को देखते हुए बोली, किसी भी चीज की जरूरत पड़े आप हमें बेझिझक बोल सकती हैं।
सहस्त्रा फिर एक बार हाँ में सिर हिला देती। विनी सहस्त्रा को आराम करने का बोल चली जाती। कुछ सर्वेंट आकर सहस्त्रा का बैंक रूम में रखकर चले जाते। सहस्त्रा दीवार पर लगी आदित्य और काव्या की तस्वीर को बहुत गौर से देखने लगी। अव्यान आदित्य की तरह ही दिखता था, जिस वजह से सहस्त्रा समझ गई कि यह अव्यान के मम्मी पापा हैं। सहस्त्रा कुछ पल फोटो को देखती रही, फिर बैंक से अपने कपड़े लेकर बैंक को साइड में रखा और वह चेंज करने ड्रेसिंग रूम चली गई। थोड़ी देर में ही सहस्त्रा एक नाइट सूट पहनकर बाहर आई। उसने अपने सारे जेवर उतार दिए थे सिवाय दो के, वह था उसका सिंदूर और मंगलसूत्र। सहस्त्रा बेड पर बैठी तभी उसका फोन बजा। सहस्त्रा ने फोन उठाए और रिसीव करके कान में लगाकर बोली, हेलो। उसके हेलो बोलते ही उधर से शरारत भरी दो लोगों की आवाज आई, क्या यार जीजू तो बहुत रोमांटिक निकले। उसने विदाई की रस्म तक कैंसिल करा दी और मैंने इधर रोने के लिए आई ड्रॉप तक मांगा ली थी, पैसा वेस्ट करा दिया मेरा। ये जूही की आवाज थी। सहस्त्रा कुछ बोलती तभी काजल बोली, सहस्त्रा तो कैसा है जीजू का घर। सहस्त्रा ये सुन फिर एक बार कमरे को देखने लगी और देखते हुए उसने धीरे से कहा, अच्छा है। उसने बस इतना कहा था कि जूही बीच में बोल पड़ी, फर्स्ट नाइट है ना आज तो तेरी। यार जीजू को देखकर तो मैं पूरी कंफर्म हूँ कि वह तुझे आज रात बिल्कुल नहीं सोने देने वाला। जैसे ही सहस्त्रा ने ये सुना उसने कमरे को देखा, फिर बेड को, जो फर्स्ट नाइट के लिए बिल्कुल भी तैयार न था। इससे बड़ी बात तो यह थी कि उसका पति कमरे में न था और नहीं आने वाला था, तो फर्स्ट नाइट की तो बात ही छोड़ दो। सहस्त्रा ने सारी सोच को झटका और फोन पर ध्यान देकर बोली, मैं कल तुम दोनों से बात करती हूँ। बोलते ही उसने कॉल काट दी। उधर से जवाब आने तक का इंतजार नहीं किया। सहस्त्रा फोन को नाइट स्टेट पर रखकर बेड पर लेटकर सीलिंग को देखने लगी। जाहिर सी बात थी, एक अनजान घर और कमरे में उसे इतनी जल्दी तो होश नहीं आने वाली थी। सुबह सहस्त्रा एक लाल रंग की साड़ी पहने बिल्कुल सुहागन की तरह सजी आईने के सामने खड़ी वह इस वक्त खुद के मान को देख रही थी, फिर सिंदूर को। उसने धीरे से सिंदूर लेकर अपने मान को भर दिया, फिर एकटक खुद को निहारने लगी। विनी कमरे के अंदर आते हुए बोली, चलिए भाभी, मॉम बुला रही हैं। सहस्त्रा हाँ में सिर हिलाए सिंदूर को टेबल पर रखकर विनी के साथ चली जाती हैं। श्रेष्ठा और सहस्त्रा इस वक्त काव्या के कमरे में मौजूद थे। सहस्त्रा एकटक बेड पर बेजान सी लेटी काव्या को देख रही थी। श्रेष्ठा काव्या के थोड़ा पास जाकर सहस्त्रा से बोली, ये अव्यान की माँ है। वैसे तो सहस्त्रा रात में फोटो में देखकर पहचान गई। अब जब श्रेष्ठा ने उससे परिचय कराया तो सहस्त्रा आगे बढ़कर काव्या के पैरों को छू लिया। काव्या तो उस हालत में नहीं थी कि वह उसे आशीर्वाद दे सके। श्रेष्ठा काव्या के चादर को थोड़ा ऊपर करती और सहस्त्रा को लेकर नीचे चली जाती। नीचे जाकर श्रेष्ठा ने सहस्त्रा से सभी को परिचय कराया। सहस्त्रा ने बड़ों के पैर छुए और ध्रुवंश और विनी से मिली। अब सभी डाइनिंग में बैठे नाश्ता करने लगे। इस दौरान सहस्त्रा की नजरें बस बार बार दरवाजे की ओर जा रही थी, जैसे उसे किसी के आने का इंतजार हो। गोवा हॉस्पिटल में आव्या के केबिन के बाहर खड़ा रुद्र बंद दरवाजे को देख रहा था। वह पिछले 1 घंटे से दरवाजे को देख रहा था। तभी उसका एक बॉडीगार्ड आकर बोला, बॉस, मैम ने कुछ दिनों के लिए लीव ली है। ये सुनते ही रुद्र सर्द नजरों से दरवाजे को देखा, फिर सिर टेढ़ा करके उस बॉडीगार्ड को देखने लगा। बॉडीगार्ड 2 कदम पीछे हो गया और घबराते हुए बोला, मैं अभी पता करता हूँ मैम कहाँ पर हैं। बोलते ही वह भाग गया। रुद्र कुछ पल दरवाजे को घूरता रहा, फिर अपनी गन निकालकर सीधे लॉक पर शूट करने लगा। लोग गन की आवाज सुनते ही इधर उधर भागने लगे। इतना करते ही रुद्र ने दरवाजे पर एक जोर का लात मारा। दरवाजा खुला, रुद्र अंदर चला गया। आव्या का केबिन सन्नाटे से भरा हुआ सा था। रुद्र उस चेयर के पास गया जहां आव्या बैठती है, वह चेयर को छुआ और वहां बैठ गया। उसी केबिन में आव्या की खुशबू महसूस हो रही थी। रुद्र की नजर वहां रखे गिलास पर गई। रुद्र गिलास को अपने पास करके उसे छूने लगा। इस दौरान रुद्र को आव्या का इसी गिलास से पानी पीना याद आ रहा था। उसी गिलास में अब आव्या के होठों की चुभन महसूस हो रही थी। तभी बॉडीगार्ड अंदर आया और सिर झुकाए बोला, बॉस, मैम कल रात ही पटना के लिए निकल गई। रुद्र के हाथ रुक गए। वह कुछ पल गिलास को देखता रहा, फिर सिर उठाकर बॉडीगार्ड को देखा। बॉडीगार्ड ने तुरंत कहा, चॉपर रेडी है बॉस। रुद्र उठकर अब केबिन से निकल गया। बॉडीगार्ड भी बाहर गया और दरवाजा बंद करके लॉक लगाकर एक वार्ड बॉय को चाबी दे दिया। बॉडीगार्ड उसके पीछे जाते हुए मन ही मन कहा, लगता है बॉस को कुछ कुछ हो रहा है। लेकिन हार्टलेस इंसान को मैम से क्या ही हो सकता है ना, ये बॉस भी ना कितने कॉम्प्लिकेटेड हैं। बोलते ही वह जल्दी से रुद्र के पीछे चला गया। मेंटल हॉस्पिटल में अव्यान उसी जगह खड़ा है जहां पर आदित्य को रखा गया था। अव्यान बहुत गौर से उस जगह को देख रहा है। डॉक्टर मदन और रॉनी भी बाहर मौजूद थे। डॉक्टर मदन कुछ सोचते हुए बोले, आप जैसा कह रहे हैं आदित्य सिंघानिया जैसा कोई पेशेंट नहीं था।
हाँ, पर यहाँ जो थे उनका नाम आदित्य खन्ना था, जो अपनी वाइफ के डेथ के बाद पागल हो गए। कुछ वक्त पहले ही उनकी बेटी आकर उन्हें ले गई। रॉनी यह सुनकर अव्यान को देखने लगा, जो दीवारों को छू रहा था। रॉनी डॉक्टर की ओर देखकर बोला, क्या आप उनका एड्रेस दे सकते हैं? डॉक्टर मदन ने पहले कुछ सोचा, फिर बोला, लेकिन हम ऐसे ही किसी का एड्रेस नहीं दे सकते। ये सुनकर अव्यान के कान खड़े हो गए। वह मुड़कर रॉनी को कुछ इशारा किया। रॉनी हाँ में सिर हिलाए अपनी गन निकालकर डॉक्टर मदन पर पॉइंट किया। डॉक्टर मदन के चेहरे की हवाएं उड़ गईं। वह जल्दी से बोला, मैं दे रहा हूँ। डॉक्टर मदन के एड्रेस देते ही अव्यान वहां से निकल गया। कुछ देर बाद दोनों उस फार्म हाउस में पहुंचे जहां सौरभ और आव्या रहते थे। अव्यान और रॉनी कार से बाहर आए। दोनों अंदर चले गए। जाकर देखा तो दरवाजा लॉक था। रॉनी लॉक को तोड़ने के लिए बढ़ ही रहा था, तभी एक माली आकर बोला, क्या हुआ साहब, आप सब किसे ढूंढ रहे हैं? रॉनी रुका, फिर माली को देखते हुए सवाल किया, काका ये लोग कहाँ गए? उसके ऐसे सवाल पर माली ने एक नजर सबको देखा, फिर जवाब में कहा, हमें तो बस इतना कहा कि हम घर का ध्यान रखें, कुछ दिन में वापस लौट कर आ जाएंगे। पर हमने उन्हें बात करते सुना कि बिटिया को उनके जो बाबा है उनका इलाज करने के लिए पटना जाना होगा। वो तो रात को ही पटना के लिए निकल गए। अव्यान ये सुनकर दरवाजे को देखा। रॉनी उसकी नजरों का मतलब समझते ही बोला, काका क्या आपके पास घर की चाबी है? एक्चुअली हम। उसके इतना बोलते ही माली ने घर की चाबी उन्हें दे दी। माली मुस्कुराते हुए अव्यान की ओर इशारा करते हुए बोले, ये बिटिया के भाई हैं न? ये सुनकर सभी चौंक गए। माली आगे बोले, इनका चेहरा बिल्कुल बिटिया के बाबा जैसा है, और जो कान के पास इनका तिल है वैसे ही बिटिया के कान के पास भी ऐसा ही तिल है। रॉनी को समझ नहीं आया कि वह क्या जवाब दे, पर उसने बस हमें सिर हिलाकर लॉक खोला। अव्यान ने अपनी नजरें वहीं गड़ाई हुई थी। जैसे ही दरवाजा खुला अव्यान तुरंत अंदर चला गया। अंदर जाकर हॉल से उन्हें पता चल गया कि आव्या यही रहती हैं, और उसके साथ कौन कौन है ये उसके लिए जानना थोड़ा मुश्किल था। अव्यान आव्या के कमरे में जा पहुंचा। आव्या की बहुत सारी तस्वीरें दीवार पर बहुत ही डिजाइन से रखा गया था। अव्यान ने तो बस आव्या के बचपन की तस्वीर देखी थी, और अब जाकर वह आव्या को देख रहा था, जो थोड़ा बहुत काव्या से मिलती जुलती शक्ल थी। अव्यान आव्या के फोटो को छूने लगा। इस दौरान अव्यान के चेहरे पर कोई फीलिंग्स नहीं थी, वह तो बिल्कुल शांत से उसे देख रहा था। पटना। सौरभ, आदित्य और आव्या एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। जैसे ही आदित्य ने एयरपोर्ट पर कदम रखा था, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क उठा, जो हमेशा काव्या के करीब होने पर ही करता था। दूरियां इतनी ज्यादा थी कि उसका दिल इस शहर में आते ही ये समझ गया कि हो न हो काव्या इसी शहर में मौजूद है। तो वहीं उधर भी काव्या की धड़कनें बढ़ने लगी। सभी काव्या के साथ मौजूद थे। डॉक्टर अभी चेक करने आए ही थे कि काव्या के दिल को इतना तेज धड़कता महसूस कर उनकी आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गईं। पूरे 18 साल बाद काव्या का दिल धड़का था, जो कि किसी मैजिक से कम नहीं था। आव्या आदित्य के हाथ को कसकर पकड़ी हुई थी। वहीं आदित्य इधर से उधर बेचैन सा देख रहा था। वह काव्या को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। दोनों चल ही रहे थे, तभी आदित्य खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाने लगा। आव्या आदित्य को संभाल ही रही थी, तभी वह किसी से टकरा जाती है। टकराते ही आव्या उसे देखकर बोली, आई एम सॉरी अंकल। वहीं सामने वाले ने पहले आव्या के चेहरे को बहुत गौर से देखा, पर जैसे ही उसकी नजर आदित्य पर पड़ी, वह एकदम से हैरान हो गया। आई होप यू ऑल लाइक माई स्टोरी।